आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी क्षितिज पार्ट 1। आज हम लोग काव्य खंड से करने वाले हैं। उस कविता का नाम है ग्रामश्री और उस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। तो कविता शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कवि परिचय समझ लेते हैं, जिससे कि कवि के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो कवि परिचय जब भी लिखेंगे तो हम लोग 4 पॉइंट उसमें जरूर डालेंगे, जैसे जीवन परिचय, रचनाएं, उन साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली। तो ये 4 पॉइंट याद रखेंगे तो जीवन परिचय लिखने में क्या होगा कि आपको लिखना होगा उनका जन्म किस ईस्वी में हुआ, मृत्यु किस ईस्वी में हुआ, कहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। रचनाएं में उनकी जो जो रचनाएं हैं वो लिखिएगा, और उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या, मतलब कविता में किस किस चीज का वो, मतलब उनका कविता किस चीज पर वो लिखते थे। जैसे प्रकृति पे लिखते थे कि प्रेम पर लिखते थे, तो उनकी विशेषता हो गई, तो वो आपको लिखना होगा। और भाषा शैली मतलब किस भाषा का वो कविता में प्रयोग करते थे, मतलब भाषा कैसा था उनका, सरल भाषा था कि संस्कृत शब्द का प्रयोग करते थे कि उर्दू का प्रयोग करते थे। फिर अलंकार में किस प्रकार का अलंकार का प्रयोग होता करते थे उस कविता में। इस तरह भाषा शैली में आपको ये लिखना है। तो हम लोग शुरू करते हैं सुमित्रा नंदन पंत के बारे में पढ़ना। जीवन परिचय पढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रानंद पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया, मतलब मृत्यु हो गई। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। काव्य कृतियां मतलब उनकी कविताएं हैं। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। और थोड़ा संक्षेप में इस कविता के बारे में दिया गया है। इस कविता में मतलब क्या कहा गया है, कवि ने किस चीज पर चर्चा की है इस कविता में। ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि की मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती मतलब बालू को बोलते हैं, कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्त है यह कविता। इस कविता में यही सब चीज दिखाया गया, प्राकृतिक सुषमा दिखाया गया है, नेचर का कैसा होता है, खेत में कौन कौन से फसल उगते हैं, उस समय क्या है, पेड़ों पर क्या क्या लदे होते हैं, कौन सा फल लगे होते हैं, और गंगा नदी के किनारे जो रेत है उस पर जो रेत चमकता है वो सही। ये सब सारी चीजें जो है ना सो कवि को बहुत मतलब रोमांचित करती है, मतलब बहुत सुंदर लगता है कवि को। तो इसी से जुड़े हुए चीज से कवि जो है सो कविता लिखते हैं। तो हम लोग थोड़ा कविता पढ़ने से पहले हम लोग और ग्रामश्री में ये पहला पैराग्राफ जो कविता का है ना, पहले ग्राफ का हम लोग शब्द अर्थ देख लेते हैं, फिर इस कविता का एक एक लाइन पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। ये सनई जो है एक पौधा है जिसकी छाल से रस्सी बनाई जाती है। तलक तक मतलब बोलते हैं, रुधिर खून को बोलते हैं, श्यामल हरा भूतल पृथ्वी को बोलते हैं, चिर निर्मल बहुत अच्छा, नील फलक तम नीला विस्तार को बोलते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं कविता की पंक्ति को पढ़ना। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। इसमें क्या कर रहे हैं कवि जो है सो खेत की तरफ देख रहे हैं। खेतों में दूर तक मखमल की तरफ कोमल हरियाली फैला हुआ है। मखमल कितना मुलायम सुंदर होता है, मतलब चमकीला होता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो ऐसे ही खेत में जो हरियाली है सो मखमल की तरह हरियाली फैली हुई है। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, उस पर क्या है, वो हरियाली पर जो है ना सूर्य की किरण ऐसी लिपटी हुई है मानो चांदी के समान उज्जवल जाली शोभायान हो। मतलब इतना सुंदर लग रहा है, सूर्य का किरण उस हरियाली पे पड़ रहा है, तो हरियाली जो है किसके समान, चांदी के समान
उज्जवल मतलब रोशनी फैला रही है, मतलब शोभामान हो रही है, मतलब सुंदर लग रहा है। तिनकों के हरे हरे तल पर हिल हरित रुधिर रहा है झलक। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, मतलब पौधा का जो मतलब तिनका है, हरे हरे जो तिनका है, तन मतलब शरीर, पौधा का जो हरा हरा तिनका है मतलब उसको शरीर बोला गया है। तिनके धूप में ऐसे तरंगित हो रही हो माने उसके हरे हरे अंगों से हरा खून झलक रहा हो। मतलब लग रहा है जैसे कि पौधों के अंदर जो हरियाली मतलब हरा हरा चीज जो होता है ना, ऐसा लेख कवि को लग रहा है कि वो हरा हरा जो है सो खून झलक रहा हो, मतलब इतना सुंदर चमक रहा है, वो सुंदर लग रहा है देखने से। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। अब क्या बोल रहे हैं, हरियाली से पूरी धरती पर आकाश का स्वच्छ नीला आंचल छाया हुआ है। कहने का मतलब क्या है, घास के हरे हरे तिनकों पर ऐसी ताजगी और उज्ज्वलता है कि मानो उस पर सूरज की उज्जवल किरणें सुशोभित हो रही है। ऊपर नीला आकाश छाया हुआ है, आकाश यूं लगता है कि मानो धरती का आलिंगन करने के लिए उस पर झुका हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे ये दूसरा पैराग्राफ। ये दूसरा पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका भी शब्द अर्थ देख लेते हैं, जिससे कि आपको इस पैराग्राफ का भी समझने में आसानी होगी। रोमांचित किसे बोलते हैं, प्रसन्न को बोलते हैं। वसुधा धरती को बोलते हैं। सनई एक प्रकार का पौधा है जिसकी छाल से रस्सी बनाई जाती है। किंकणिया करधनी कमर पर बांधने वाला एक घुंघरूदार गहना होता है जिसे स्त्रियां पहनती है, से किंकणिया बोला जा रहा है। भीनी मतलब भींगी हुई। तैलायुक्त मतलब तेल वाला। गंध मतलब सुगंध। हरित धरा मतलब धरा धरती को बोलते हैं, हरित हरा तो हरी धरती। तीसी एक फूल का नाम है। तो पढ़ते हैं हम लोग, इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जौ गेहूं में बाली। अब इस पंक्ति का क्या मतलब है, कवि क्या बोल रहे हैं, लग रहा है मानो धरती प्रसन्नता से रोमांचित हो उठी, मतलब धरती बहुत खुश हो रही है। खुशी से मतलब वो रोमांचित हो उठ रही है। रोमांच का रूप उसके तन के गेहूं और जौ बालियों में उगाई है, मतलब वो रोमांच जो है सो खेतों का जो है सो गेहूं और जौ बालियों के रूप में उग आई है। अरहर सनई की सोने की किंकणिया है शोभाशाली। अरहर ये सब जो है ना, सो ये सब ये अरहर और सन की सुनहरी फलियां ऐसी सुशोभित हो रही है मानो वसुधा मतलब धरती की कमर पर बनी हुई किंकणिया है, मतलब बंधी हुई किंकणिया है। लगता है जैसे वसुधा जो है अपने कमर पर जो है ना सो किंकणिया पहने हुई है, और उस किंकणिया में क्या है ना, सुनहरी फलियां सुशोभित हो रही है अरहर और सन की। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, पीली सरसों पीली पीली। अब इसका क्या मतलब है, वो क्या बोल रहे हैं, सरसों की पीली पीली फसलें जो है से फूल उठी है, मतलब खिल उठी है। उनसे निकलने वाली गंध मानो तेल की महक है, उसमें तेल की महक है सरसों के मतलब फूल में। ऐसा लग रहा है मानो उसमें से तेल का गमक निकल रहा है, महक निकल रहा है। और सरसों का फूल जो है पीला पीला फूल खिल उठा है और उसमें से तेल की खुशबू आ रही है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। और इसमें से क्या बोल रहे हैं कि इस पंक्ति का क्या मतलब है, कवि बता रहे हैं। इस पंक्ति का मतलब बोल रहे हैं, इस हरी भरी धरती की सुंदरता को निहारने के लिए नीलम की कलिया के समान तीसी नामक नीले फूल झांकने लगे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ये तीसरा पैराग्राफ। तो तीसरा पैराग्राफ करने से पहले हम लोग इसका भी शब्द अर्थ समझ लेते हैं, फिर कविता को समझने में आसानी होगी। रिलमिल का मतलब मिली जुली। छिमिया फलिया को बोलते हैं। अबरिंतो मतलब डंठल को बोलते हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खरी। इसका मतलब क्या है, कवि क्या करे, खेतों के चारों ओर विभिन्न रंगों के फूल खिले हैं और उनके बीच उनसे सटी हुई मटर की फसलें खड़ी हंस रही है, ऐसा लग रहा है। मखमली पेटियों सी लटकी छिमिया छिपाए बीज लड़ी। अब कवि क्या कह रहे हैं, जैसा लग रहा है कि कोई सखी है जो सज धज के खड़ा होके प्रसन्न होके हंस रही है, और वो मखमली पेटियों के समान छिमिया उसके कमर पर लटक रही है। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर।
फिर इसमें क्या कह रहे हैं, कवि जो है सो बोल रहे हैं विविध मतलब रंग रंग के फूल सुंदर सुंदर खिले हुए हैं, उन पर तरह तरह के रंगों वाली जो तितलियां हैं सो घूम रही है, फिर रही है। फूल फिरते हैं, फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, मतलब कह रहे हैं इसमें कवि क्या कर रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो फूल प्रसन्नता पूर्वक उड़ उड़ कर एक वृंत से दूसरे वृंत पर डोल रहे हैं, मतलब झूल रहे हैं, मतलब एक डाली से लग रहा है दूसरे डाली पर वो जो फूल है सो खिल के खुशी से झूम रहे हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग चौथा पैराग्राफ। तो चौथा पैराग्राफ करने से पहले इसका भी हम लोग शब्द अर्थ समझ लेते हैं, फिर इस कविता को समझने में आसानी होगी। रजत चांदी को बोलते हैं, स्वर्ण सोना होता है, मंजरी आम की बौर को बोलते हैं, आम्र मतलब आम, तरु वृक्ष को बोलते हैं, झर मतलब गिर जाना, दल मतलब पत्ता को बोलते हैं, कोकिला कोयल को बोलते हैं, मतवाली मदहोश को बोलते हैं, मुकुलित मतलब अध खिला हुआ, दाड़िम मतलब अनार को बोलते हैं। तो फिर हम लोग इस पंक्ति को पढ़ते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। इसमें इस पंक्ति का मतलब क्या है, आम के पेड़ों की डालियां उज्ज्वल सुनहरी मंजरियों से लद गई है, मतलब उस पर मंजरियां आ गई हैं आम के पेड़ों पे। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। अब क्या कवि बोल रहे हैं, पतझड़ ऋतु आ गया है, ढाक तथा पीपल के पत्ते पेड़ों से झड़ने लगे हैं, कोयल जो है मतवाली कोयल जो है सो कुहू कुहू का गीत सुना रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। अब क्या करें, कटहल का पेड़ भी महक उठा है, उसमें भी कटहल का जो है सो फल लगने वाला है, तो उससे भी खुशबू आने लगी है। अधखिले जामुन उग आए हैं, मतलब जामुन में भी कह रहे हैं कि जामुन में भी जो है सो अधखिला ही जामुन अभी है, मतलब जामुन भी अभी पूरी तरह फरा नहीं है। जंगल में झरबेरी पेड़ों से लद गई है। फूले आरू नींबू दाढ़ी आलू गोभी बैगन मूली। अब खेत में देखिए क्या क्या हो गया है, बोले जंगल में झरबेरी तो फूलों से लद गई है, अब क्या हो रहा है उसके बाद आरू नींबू अनार आदि फलों के साथ साथ आलू गोभी बैगन मूली आदि सब्जियां भी पैदा होने लगी है। अब ऐसा ऋतु आ गया है कि ये सब होने लगा है खेतों में। अब हम लोग पढ़ेंगे पांचवा पैराग्राफ। पांचवा पैराग्राफ करने से पहले इसका भी हम लोग शब्द अर्थ समझ लेते हैं, जिससे कि कविता को समझने में आसानी होगी। चितिया मतलब दाने, मतलब पैच जिस पर धब्बा को बोलते हैं चितिया। सुनहले मतलब सोने के रंग के, आंवली आंवला को बोलते हैं, जरी सुशोभित को बोलते हैं, लहला खूब लहराता हुआ, महमह महकता हुआ। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितिया पड़ी। क्या आप कह रहे हैं, इसमें कवि जो बोल रहे हैं कि पीला पीला मीठा मीठा अमरूद है, लेकिन वो अमरूद कैसा हो गया, उसमें लाल लाल चितिया पड़ गई हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, अमृत से तरु की डाली जड़ी। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, बेर भी है पककर मीठे तथा सुनहरे हो गए हैं, आंवलों के पेड़ भी आंवला से लद गई है। लहला पालक महमह धनिया, मतलब लहला पालक का मतलब क्या है, अभी आपको लहला मतलब खूब लहलहाता हुआ पालक भी हो गया। धनिया भी ऐसा है कि उसका खुशबू भी धनिया का महमा मतलब चारों तरफ फैलने लगा। लौकी और सेम फली फैली, मतलब लौकी और सेम जो है वो भी उसकी जो फलियां है चारों ओर फैल गई है। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। मखमली टमाटर जो है मखमल की तरह लाल हो गए हैं, और मिर्चों के गुच्छे एक बड़ी हरी थैली के समान उग आए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे छठा पैराग्राफ। तो छठा पैराग्राफ का भी हम लोग शब्द अर्थ देख लेते हैं, जिससे कि कविता को समझने में आसानी होगी। बालू रेत को बोलते हैं, अंकित मतलब निशान पड़ना, सतरंगी सात रंगों वाली, सरपत मतलब घास पात के जो तिनका होता है ना उसको बोलते हैं, सुरखाब एक चक्रवात पक्षी का नाम है, पुलिन मतलब किनारा को बोलते हैं, मंगरौठी एक पक्षी का नाम है। बालू के सांपों से अंकित, गंगा की सतरंगी रेती। अब इसमें क्या कवि बोल रहे हैं, गंगा की रेत है जो विविध रंगों से सुशोभित है, मतलब वो रेत में ऐसा चमक लग रहा है जैसे लग रहा है उसमें से बहुत सारा रंग जो है सो दिखाई पड़ रहा है। उसके किनारे रेत ऐसे टेढ़े मेढ़े बिछी हुई जैसे मानो लगता है सांपों के चलने के निशान है। सांप कैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना, तो गंगा का भी रेत जो है सो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती,
और फिर इसमें क्या करें, गंगा के किनारे घास और तिनकों का ढेर छाया हुआ है जिसमें तरबूजों की खेती हो रही है। उंगली की कंघी से बगुले कलगी सवारते हैं कोई। अब क्या करें, आसपास जो है बगुले जो है विहार कर रहे हैं, मतलब घूम फिर रहे हैं। वे अपनी अंगुलियों को कलगी पर इस तरह फिरते हैं, मतलब अपने सर पर, कलगी सर के ऊपर जो छोटा छोटा पंख होता है ना उसे बोलते हैं। वे अपनी अंगुलियों को कलगी पर इस तरह फिरते हैं मानो जैसे कंघी कर रहे हैं। तिरते जल में सुरखाप पुलिन पर मोंगरौठी रहती सोई। अब इसमें क्या कवि बोल रहे हैं, चक्रवात पक्षी बहते हुए जल में मानो तैर रहे हैं और किनारे पर लगता है जैसे मंगरौठी जो है सो सोई हुई है। मंगरौठी भी एक पक्षी का नाम है, वो भी सोई हुई है। अब ये 7वां पैराग्राफ है, इसका भी हम लोग शब्दार्थ समझ लेते हैं, फिर इस कविता की पंक्ति को पढ़ेंगे। इसमें हंसमुख मतलब हंसती हुई, हिमातप सर्दी की धूप को बोलते हैं, अलसाए आलस्य से भरे, अंधियाली अंधेरा को बोलते हैं, निसी रात को बोलते हैं, तारक तारे को बोलते हैं, मरकत पन्ना नामक रत्न को बोलते हैं। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। तब हिम आतप मतलब सर्दी, सर्दी की जो हरियाली है वो हंसमुख है, खिली खिली है, मानो ऐसा लग रहा है कि दोनों मानो सुख पूर्वक सो गए हैं, मतलब अलसा के सो गए हैं सुख से। भींगी अंधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए। तब रात ओस के कारण भींगी हुई है, तारे सपनों में खोए हुए जान पड़ते हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, मानो मरकत का डब्बा खुला हुआ हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। गांव जो है सो यह सजीला गांव ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानो मरकत का डिब्बा खुला हुआ हो, उस पर नीला आकाश ऐसे जच रहा है मानो उस नीले डिब्बे पर नीलम का आंचल ढका हुआ है, मतलब आकाश का आंचल जो है सो ढका हुआ है। निरूपक हिमात में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। इसमें कवि क्या कर रहे हैं कि सर्दी की समाप्ति पर इस शीतल प्रदेश में एक स्नेह भरी अनुपम शांति छाई हुई है। इस प्रकार यह अपनी शोभा से गांव के लोगों का मन को हर लेती है। इस प्रकार ये कविता को हम लोग पढ़ लिए और इसका अर्थ भी समझ लिए। लेकिन मैं एक बार कविता का सार आप लोगों को संक्षेप में समझाना चाहती हूँ, जिससे कि कविता को और भी अच्छी तरह आप समझ सकते हैं। ग्राम श्री कविता में गंगा किनारे के एक खेत का बड़ा ही सुंदर चित्रण करते हैं कवि जो है, और खेतों में दूर तक हरियाली फैली हुई है, सूर्य की किरण भी छाई हुई है, तिनकों में हरियाली की चमक है, धरती पर नीला आकाश झुका हुआ है, सारी धरती रोमांचित सी है, जौ और गेहूं में बालियां आ गई है, मतलब उसमें फल आ गए हैं, अरहर और सन की सुंदर किंकड़ियां उग आई है, चारों ओर पीली सरसों फूल रही है, हवा में तैलीय गंध छा गई, मतलब सरसों से तेल बनता है ना, तो सरसों का जो तेल का जो स्मेल है, सुगंध है, सो चारों तरफ छा गई है। तीसी के नीले फूल भी हरियाली में उग आए हैं, रंग बिरंगे फूलों के बीच मटर की फसल खिली हुई है, उन पर विविध रंगों की तितलियां उड़ रही हैं, आम के पेड़ों की डालियों पर सुनहरी मंजरियां आ गई हैं, ढाक और पीपल के पत्ते झड़ गए हैं, कोयल मतवाली होकर कूक रही है, कटहल जामुन झड़बेरी आरू नींबू अनार आलू गोभी बैगन मूली की फसलें लहलहा रही है। शीत ऋतु में ऐसा हमेशा ठंडा के मौसम में ऐसा होता है कि फल सब्जी सब जो है ना सो बहुत तरह तरह के फल सब्जी सब खेतों में होते हैं। पीले मीठे अमरूदों पर लाल चितिया पड़ गई है, बेर पककर मीठे हो गए हैं, वृक्ष की डाल पर आंवले के फल उगाए हैं, पालक धनिया लौकी और सेम की फलियां उगाई हैं, टमाटर मखमली लाल हो गई है, मिर्चों की थैलियां सी उगाई है, गंगा की रेत पर सांप जैसे निशान उभर आए हैं, तट पर तरबूजों की खेती दिखाई दे रही है। तब गंगा के तट पर क्या होता है ना, गंगा किनारे का जो जमीन होता है ना, वहां पर तरबूज की खेती बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए क्या कवि बोल रहे हैं कि तट पर तरबूजों की खेती दिखाई दे रही है, बगुलो मानो अपने पंजों से कंघी कर रहे हैं, किनारे पे मगरौठी चिड़िया सोई है, हरियाली मानो हसमुख सी मनोरम है,
सर्दी का धूप बहुत सुहानी है, रात के अंधेरे में तारे सपनों में खोए से जान पड़ते हैं। इस प्रकार यह खुला गांव मरकत के डिब्बों सा सुंदर प्रतीत होता है। उस पर नीला आकाश छाया हुआ है। यहाँ की कोमल शांति अपनी शोभा से जनमन को हर लेती है। इस प्रकार ये कविता यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस कविता का प्रश्न और अभ्यास करेंगे।